डॉक्टर साहब, हम बस बेसिकली तस्करा कर रहे हैं दूसरे सोर्सेज से जिनसे बिजली पैदा हो सकती है। ज़ाहिर है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, लेकिन एक अरसे तक इस पर बात होती रही कि जी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हैं, ये महंगे हैं, इनकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से भी काफ़ी लोग बात करते हैं इस एतबार से। हालांकि दुनिया में तो अब काफ़ी दोबारा से इस पर काम हो रहा है। आपने इस हवाले से आर्टिकल भी लिखा इसकी ज़रूरत के हवाले से। आपके क्या इस पर थॉट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से? देखिए, अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़ें तो मैंने एक बड़ा फंडामेंटल आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान की एनर्जी पे। अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि मैंने उसमें ये नहीं कहा कि कोई पनेशियाज हैं इस सेक्टर को ठीक करने के। पहले तो बिलीव करें कि ना हम इसमें कंपेटिटिव मार्केट बना पाए हैं, ना ही हम गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कम कर पाए हैं। हमने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से आज एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, हम कंपेटिटिव नहीं है। अगर आप ये सारी बातें मान लें और सर्कुलर डेट जो कि 100 अरब था आज से 10-12 साल पहले, जो 2600 अरब है, और जो दूसरा सर्कुलर डेट गैस सेक्टर का है वो भी बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, फंडामेंटली रीडिजाइन करने की जरूरत है अपने एनर्जी सेक्टर को। इसके दो जोज हैं, एक मैक्रो जोज है वो भी मैंने पेश किया है। उसका मतलब ये है कि एक एनर्जी रेगुलेटर चाहिए जो पाकिस्तान की पूरी एनर्जी रेगुलेट करे, ना कि हम नेप्रा ओगरा को अलहदा रखें। एक एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए जो प्रोफेशनल हो, और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस चाहिए। पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है उसको पायदार बनाना है और उसको कम लागत पर लाना है। आज भी एनर्जी मिक्स जो कि तकरीबन अगर आप 45,000 मेगावाट लें तो उसमें से 46% ऑयल एंड गैस है, 23% हाइड्रो है, कोल 10% है और 7.9% न्यूक्लियर है। मैंने इसमें आगे ये भी लिखा है कि न्यूक्लियर की इस वक्त एवरेज कॉस्ट जो सारे प्लांट्स की है, जिसमें K2, K3, C1, C2, ये सारे अगर आप मिलाएं तो आपके पास 3,620 मेगावाट की एवरेज कॉस्ट 14 रुपए 86 पैसे है। पाकिस्तान आई थिंक कि इस पे डिस्कशन हुई नहीं है और होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो 60 साला प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी पे चलते हैं, 80% एफिशिएंसी पे चलते हैं कंपेयर टू 50% एफिशिएंसी ऑफ द अदर जो हमारे फ्यूल्स हैं। इनकी जो लाइफ है वो 80 साल तक आगे जा सकती है। और जो मजे की बात है वो ये है कि ये 14 से 18 माह तक वंस फ्यूल, आप अभी सवाल कर रहे थे, एक दफा फ्यूल हो जाएं तो 14 से 18 माह तक चल सकते हैं। इनमें CO2 की एमिशन ना होने के बराबर है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। और दुनिया में अगर आप, मैं पेरिस में था जब COP28 हुई तो उसमें ये कहा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी को 2050 तक ट्रिपल कर देना चाहिए ममालिक में। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप ग्लोबल ट्रेंड के साथ होंगे, क्योंकि इसलिए मैंने आर्टिकल भी लिखा है। क्योंकि ज़ाहिर है वो कंट्रीज़ भी जो ऑयल रिच हैं वहाँ पर भी जब उनके ज़खायर कम हो रहे हैं तो वो मुतबादिल ऑल्टरनेट्स की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए। आपने खुद ही बता दिया कि ये बड़े अरसे तक जो है माउन साबित हो सकता है। थोड़ा सा ही बता दें, हमें ये भी बताया जाता है कि जो इस वक्त हमारे यहाँ बिजली की पैदावार है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अब अगर तो हम इस तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स के ज़रिए तवानाई हासिल की तरफ करने जाते हैं, तो जो मौजूदा हमारे मुआहदे हुए हैं IPP से ये कैसे को एग्जिस्ट करेंगे? ऑलरेडी पैदावार ज़्यादा है, लोगों को ज़ाहिर ट्रांसमिशन केबल्स नहीं है जो उस तरीके से वो बिजली पहुंच ही नहीं रही, और बहुत सारे लॉस हैं बीच में जिसकी वजह से हम उस पैदावार से उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये को एग्जिस्ट कैसे करेंगे? या हमें सिर्फ एक ऑप्शन पे ज़्यादा रिलाय करना होगा? तो वो बेहतर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है? क्या ऑप्शन हो सकता है करंट सिनेरियो में? आपने सदफ बहुत अच्छी बात सामने रखी। सो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सारे फंडामेंटल इश्यूज डिस्कस किए हैं आज, कि किस तरह फंडामेंटली हम अपने एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बना सकते हैं, लोअर कॉस्ट पे ला सकते हैं और अच्छे फ्यूल्स पे ले जा सकते हैं और एमिशंस फ्री पे ले जा सकते हैं। अब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में इनके क्या हल हैं। सो मैंने सदफ आपके सामने शॉर्ट टर्म के क्लियर हल रखने हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के टैरिफ को विंटर्स में रीडिजाइन करने की जरूरत है। ये मैं पिछले 5 साल से लगातार कह रहा हूं, बट आई डोंट थिंक कि कोई कर पाया है। इसका मतलब ये है विंटर्स में सदफ डिमांड 8-10 हज़ार
और समर्स में डिमांड 25, 30, 35 हजार। सो जो ये ड्रॉप आता है, इसकी ज्यादा बेचने के लिए जो बिजली पड़ी हुई है उसको सस्ता बेच दीजिए। आज तक ये सादा काम करने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे। आप सोचिए कि अगर ये बिजली बेच दें, आप सस्ती बेच दें, तो यू विल रिकवर सम ऑफ द कैपेसिटी कॉस्ट जो इस वक्त आप दे रहे हैं। सो पहले तो ये है कि इमीडिएट स्टेप नंबर 1 ये है जो हमें लेना चाहिए। नंबर 2 स्टेप शॉर्ट रन में, यानी कि एक विंटर पैकेज दें ताकि आप ये बिजली इस्तेमाल कर सकें। सदफ बहुत अच्छा आपने सामने रखा। फिर दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त टैक्सेस का इजरा है 18% का, इसको 6 माह के लिए मौखर कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बिजली सस्ती होगी, अगेन खपत बढ़ेगी तो लागत कम होगी बिजली की। ये दूसरा स्टेप है, कर दीजिए। एक एडवांस भी इनकम टैक्स लेते हैं, इसको भी आप सोचिए कि इसको किस तरह हैंडल करना है। तीसरा स्टेप ये है कि बड़ी क्लियर ये बात सामने आ गई है कि थर्ड कोल इस वक्त अगर बिजली की हमारा फ्यूल सप्लाई करे तो $1 बिलियन इन एफएक्स बच सकता है। ₹2 पर यूनिट बिजली की कॉस्ट नीचे आ सकती है। अगर आपने कोई और काम नहीं करने ना, तो मुझे अगले 3 साल में ये 3 काम मैंने आपके सामने रखे हैं। एक चौथा काम करेंगे तो इससे भी बेहतर हो जाएंगे। सदफ अगेन शॉर्ट रन, गैस सदफ के घर की बंद कर दीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स। वो गैस डाइवर्ट कर दीजिए टू दी एफिशिएंट पावर प्लांट्स जो पाकिस्तान में है। सदफ के घर में जो गैस जाती है वो चूल्हे में, वो गीजर में, वो पानी गर्म करने में मोस्ट इनएफिशिएंट है। हमारे पास 50, 55, 60% एफिशिएंसी के प्लांट्स पड़े हैं। अगर हम ये गैस बंद कर दें और सदफ के घर में सस्ती बिजली देना शुरू कर दें, यानी कि मार्जिनल बिजली जो वो इस्तेमाल करे गैस की मद में, ये 4 काम आर इमीडिएट wins for Pakistan. Can we really do? Sadaf, you can come back to me after 6 months and ask me कि हमने ये किए कि नहीं किए। अच्छा, I'll be very happy कि अगर ये सिर्फ सदफ के घर तक महफूज है। एंड में मैं पूछूंगा कि खाना सदफ ने बनाया कि नहीं बनाया। Just kidding. अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो बेसिकली इसके अंदर अभी दुनिया भर में जो जैसे 10% अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर यूज़ हो रही है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग इट फर्दर। और फिर दूसरे सोर्सेज हैं जिसके अंदर टाइडल है, जिसके अंदर जियोथर्मल है, जिसके अंदर आपका ये बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एक्सेट्रा यूज़ हो रहे हैं। ये 9.4% है और वो भी बढ़े। ये आपस में कैसे कम्पीट करते हैं खाकान साहब? और इस वक्त मतलब कैसे लोग इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर साइड पे या उस साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? तो लेट्स सी इट अगेन, ऑयल एंड गैस डोमिनेट कर रहा है इस वक्त भी। इंपोर्टेड फ्यूल जो है हमारे एनर्जी मिक्स को 46% ऑयल एंड गैस है। 21,500 मेगावाट की कैपेसिटी उस पे है। 23,000 इस वक्त हाइड्रो है जो हमारा लोकल है, वेल एंड गुड। इंपोर्टेड कोल 10% है सती साहब, जो कि 4,672 मेगावाट है। और जो हमारा 7.9%, 3,620 मेगावाट जो है वो हमारा एक बहुत ही मॉडेस्ट शेयर है न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर की कॉस्ट ₹14.86 है एवरेज इस वक्त, और जो हेफ्टी कॉस्ट है ऑयल की ₹47, ₹40 RLNG की, और इंपोर्टेड कोल का सिर्फ फ्यूल कंपोनेंट ₹24 का है। सो इन द एफिशिएंट मिक्स अगर आप लाना चाहते हैं तो हाइड्रो के बाद न्यूक्लियर इज एन एफिशिएंट मिक्स। पर सत्ती साहब, जो इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रो इज नॉट योर बेस लोड, बिकॉज ये एक माह तो बहुत अच्छा 10,000 आपको दे सकता है जून जुलाई में, पर जब सर्दियों में फ्रीजिंग होती है तो ये ड्रॉप कर जाता है एट 1,000 मेगावाट। बट द गुड न्यूक्लियर इज कि वो 14-18 महीने तवातर से आप 3,620 देता है। और ये बात बेस लोड के लिए आपको बहुत ही जरूरी है, सो दैट आपकी एक कंसिस्टेंसी हो। दैट्स व्हाई आई थिंक न्यूक्लियर को बढ़ाना आने वाले दिनों में। एक मैं फिर बात कह दूं कि इसका जो फ्यूल है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस वक्त हमारे सीज और केस पावर प्लांट्स हैं फॉर लाइफ है, फॉर लाइफ ऑफ द पावर प्लांट with China, it is guaranteed that fuel will be supplied, which is uranium. So there is no risk there also. बस बहुत से लोग इसको शायद ये समझते होंगे। अच्छा है, बड़ी क्लैरिटी आई जी आपकी बात करने से। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर बीइंग विद अस।